जी तो बेटे मैं अर्ज कर रहा था डबल इंट्रोगेटिव यूं हो सकता है, उसकी गलती इस तरह बन सकती है। जिसको हम मना कर रहे हैं ग्रामेटिकली हम ये कह रहे हैं कि यूज ऑफ डबल इंट्रोगेटिव इज रॉन्ग, वो क्लॉज बच्चों यहाँ होगी, एक सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद होगी। वो क्लॉज बुनियादी तौर पे सब ऑर्डिनेट होगी। उसमें अगर हम मेन क्लॉज गुजरने के बाद उसमें अगर हम वहाँ पर इसको इंट्रोगेटिव रखेंगे तो गलत होगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। द वुमन आस्क्ड asked the boy whether इसके स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, whether was he hungry? Question mark. Yeah. Whether he was hungry. Full stop. Yeah. Whether was he hungry, full stop। अब जी देखना ये है, हमारे पास ये लगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सो बच्चों इस क्लॉज को कौन सा नाम दिया? दिस क्लॉज इज द मेन क्लॉज, commonly known as MC, the main clause। हमारे पास सब ऑर्डिनेट क्लॉज ये है, हमारे पास सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा है जी वेदर। इस सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद बच्चों डबल इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर गलत होगा, इसके बाद डबल इंट्रोगेटिव लिखना गलत होगा, इसके बाद सेंटेंस का इंट्रोगेटिव लेके चलना गलत होगा। मिसाल के तौर पर अल्फा को अगर हम देखें तो अल्फा में सब ऑर्डिनेट के बाद हमने इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लेके नहीं चलना। हमारा सेंटेंस वॉज से शुरू हुआ, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया, तो बच्चों ये स्ट्रक्चर गलत हो गया। फिर हमने सब ऑर्डिनेट के बाद बोला कि जब हमने कहा ही वॉज हंग्री, जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है हम इसमें फुल स्टॉप ही लगाएंगे। तो बेटे देखना ये है, और फिर हम कहते हैं वॉज ही हंग्री, आगे हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया हुआ। तो बेटे जब ये हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लेके चलेंगे किसी भी सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद वो गलत होगा। तो बेटे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ही है। एक क्वेश्चन मैं एक सेंटेंस और आपको बता दूं, एक सेंटेंस और लिख के दे दूं। दे डिमांडेड why he did come to the house। फिर बच्चों मैं अगर इस सेंटेंस को लिखूं why came he to the house, फुल स्टॉप। और बच्चों अगर मैं इसका चार्ली ऑप्शन बना दूं, why did he come to the house?
एक लास्ट ऑप्शन भी सुन लीजिए। अगर बेटे मैं यहां बना दूं वाई ही केम टू द हाउस। अब जो हमने क्या कहा, दे डिमांडेड, ये तो होगी जी हमारे पास मेन क्लॉज। बच्चों अगली क्लॉज का हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है WH फैमिली से। WH फैमिली के हर मेंबर की क्वालिटी ये है कि वो डबल काम करता है, इंट्रोगेटिव का काम भी करता है और कंजंक्शन का रोल भी करता है। तो ये हो गया जी हमारे पास कंजंक्शन। इसके बाद आगे हमारा सेंटेंस सिंपल होना चाहिए, इंट्रोगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ बेटे हमने ही डिड लिखा है तो आगे कम लिखा है, इस सेंटेंस को हम एम्फेटिक तो कह सकते हैं। ये सेंटेंस हमारे पास यहाँ रॉन्ग हुआ जी। फिर बेटे हम कहते हैं वाई केम ही, वर्ब से आए, हमने इन्वर्जन की, हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होने की तरफ जाने लगा, हमने इसको भी गलत किया। फिर बेटे हम कहते हैं वाई डिड ही कम, ये है यूज ऑफ डबल इंट्रोगेटिव, इसको भी गलत किया। बार एक मरतबा फिर कह दूं, जब सब ऑर्डिनेट क्लॉज आपकी WH फैमिली से शुरू होगी तो उसके बाद आपका सेंटेंस सिंपल होना चाहिए, आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होना चाहिए, आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट एंड वर्ब होना चाहिए। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस वॉज वन ऑफ द टिपिकल मिस्टेक्स देयर। और अब चलते हैं जी हम प्रेपोजिशन की तरफ। यूज ऑफ डबल प्रेपोजिशन इज रॉन्ग। बच्चों ग्रामेटिकली यूज ऑफ डबल प्रेपोजिशन इज रॉन्ग। प्रेपोजिशन को एक ही पर्पस के लिए इस्तेमाल करना गलत है। मैं जैसे आपके सामने सेंटेंस लिखूं, he was about almost to fall। अब there are two words, there is about and there is this almost functioning as an adverb. Both have the same meaning, so we should drop one of them. He was about to fall and either we use he was almost to fall जी। ऐसे ही हमारे पास एक कॉमन मिस्टेक प्रेपोजिशन में बच्चों कुछ यूं आती है कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको बच्चों हम कहते हैं प्रेपोजिशनल रिलेटिव क्लॉज। एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं जिसका बेटे हम नाम रखते हैं प्रेपोजिशनल रिलेटिव क्लॉज। ये है बच्चों इसका नाम। इसको हम थोड़ा एलेबोरेट करेंगे। इसमें 2-3 मिस्टेक्स छुपी हैं, उन मिस्टेक्स को बच्चों हम देखना चाहेंगे। पहले तो प्रेपोजिशनल का एलिमेंट समझें कि एक्चुअली आपके पास कोई ना कोई एक प्रेपोजिशन रहेगी, कोई ना कोई एक, सॉरी मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए तो मुझे यहाँ लिखनी है। बेटे आपके पास कोई ना कोई प्रेपोजिशन होगी। इस प्रेपोजिशन के बाद आपके पास आगे कोई ना कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ होगा जी। इसकी 2 बड़ी मिस्टेक्स हम अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह। एक है जी हमारे पास पहले आ गई प्रेपोजिशन और फिर आ गई बेटे हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। लाइक मैं बेटे आपके सामने लिखता हूं एट, मैं लिखता हूं जी ऑन, मैं लिखता हूं जी विच, सॉरी अबाउट,
बेटे मैं लिख देता हूँ जी फॉर। ये हुई जी आपके पास प्रेपोजिशंस। अब इन प्रेपोजिशंस के बाद बच्चों अगर आप लोग कोई रिलेटिव क्लॉज लगाना चाहो तो पहले तो आपको ये समझ होनी चाहिए, आपके पास रिलेटिव प्रोनाउंस 3 हैं। एक है जी हु, एक है जी आपके पास बच्चों विच, और एक है जी आपके पास न्यूट्रल रिलेटिव प्रोनाउन दैट। ये हो गई जी आपके पास रिलेटिव प्रोनाउंस हो गए। ऐसे बेटे यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, यहाँ मैं लिखूँगा हु, यहाँ मैं हु की जगह पर होम भी लिखना चाहूँगा, जो कि इंशाल्लाह आपको अभी थोड़ी देर में समझ आएगा। होम लिखा जी, या फिर बच्चों मैंने लिख दिया विच, या फिर बच्चों मैंने लिख दिया दैट, आप प्यारे बच्चों बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप सारे बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये प्रेपोजिशन वाली ये क्लॉजेस जब किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन के लिए लगती हैं तो उससे पहले हमारे पास एक अदद नाउन का होना ज़रूरी है। बच्चों वो नाउन हमारे पास, जैसे मैंने रिलेटिव प्रोनाउन के अग्रीमेंट में आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में पढ़ाया था, मैंने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में मेंशन किया था, मैंने पढ़ाया था, मैंने डिस्कस किया था कि आपके पास एक प्रोनाउन हो सकता है जिसको बच्चों हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, सॉरी नाउन हो सकता है जिसको हम बोलते हैं पर्सनल नाउन, और एक नाउन बच्चों हमारे पास हो सकता है जिसको हम बोलते हैं इम्पर्सनल नाउन। क्या बोला था? पर्सनल का मतलब है ऐसा नाउन दैट रिफर्स टू ह्यूमन बीइंग्स, ऐसा नाउन जो पर्सन के लिए हो, ऐसा नाउन जो इंसानों के लिए हो, वो तो हो गया जी आपके पास पर्सनल। सॉरी मुझे थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा, चले मैं यहीं चेंज कर लूँगा। हाँ, आपके पास जी पर्सनल नाउन है और इम्पर्सनल नाउन। ऐसा नाउन जो इंसान के लिए हो वो पर्सन है, ऐसा नाउन जो जानवर या चीज़ों के लिए थिंग्स के लिए है वो इम्पर्सनल है। अब आपने जब प्रेपोजिशन लगा रखी हो उसके बाद रिलेटिव क्लॉज लगानी हो, पीछे ये वाला नाउन हो, तो बच्चे याद रहे ऐसी सूरत में आप ना तो हु यूज़ करेंगे जब ये नाउन आपका पर्सनल होगा, ना आप विच यूज़ करेंगे, ना आप दैट यूज़ करेंगे, आप यहाँ होम लगा रहे होंगे। और जब आपका ये नाउन इम्पर्सनल होगा ऐसी सूरत में बच्चों आप लोग ना हु और होम यूज़ करेंगे, ना आप दैट यूज़ करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ विच लगा रहे होंगे जी। सो दिस इज़ एक मिस्टेक जो यहाँ पे आती है। उसके बाद हम इसकी प्रेपोजिशन की मिस्टेक भी जब इसके बाद समझ आएगी कि हमने क्या प्रेपोजिशन की गलती की है। आइए एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। मैं लिखता हूँ ही रीच्ड an age at, अब जी अगर मैं लगाऊं who, that or which, अब बच्चों आपसे पूछूं कि मुझे क्या लगाना है, तो हम सबसे पहले प्रेपोजिशन से पहले गुजरे हुए नाउन पर जाएंगे। बेटे ये वाला नाउन हमारा इम्पर्सनल नाउन है, सो इसके इम्पर्सन होने की वजह से बच्चों हम विच सेलेक्ट कर रहे होंगे, दैट गलत होगा, यहाँ हु गलत होगा जी। और ये सारा चक्कर किसकी वजह से हुआ? प्रेपोजिशन की वजह से हुआ। इस प्रेपोजिशन की वजह से हम यहाँ दैट नहीं लगा सकते जो कि लग सकता था, अब नहीं लगा सकते। अब हम गलती कौन सी करते हैं?
अब हम गलती कौन सी करते हैं, हम तो डिस्कस कर रहे थे यूज ऑफ डबल प्रेपोजिशन इज रॉन्ग। तो बताना बेटा ये था कि जब आपके पास प्रेपोजिशनल रिलेटिव हो, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्रेपोजिशन आई हुई हो, वो पहले गुजरी होती है, आमतौर पे एग्जामिनर गलती ये करता है कि वो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले भी प्रेपोजिशन लगा देता है और एट द वेरी एंड ऑफ द सेंटेंस जाकर भी एक प्रेपोजिशन लगा देता है, जो कि एंड वाली प्रेपोजिशन जो होती है वो गलत हो जाती है। डबल यूज ऑफ प्रेपोजिशन कर लेते हैं। एग्जाम्पल इसी को हम कंटिन्यू रखते हैं। रीच्ड एन एज एट विच द हैबिट्स become predictable at। अब हमने क्या देखा, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले बेटे हमने एट प्रेपोजिशन देखी और हमने इस सेंटेंस के एंड पर जाकर के एक और प्रेपोजिशन भी ऐड करने की कोशिश की, जो कि बेसिकली यही थी। तो सेम पर्पस के लिए दो प्रेपोजिशंस का यूज़ हमने गलत कर दिया। आई थिंक बच्चों आपने इसमें प्रेपोजिशन विद इन द प्रेपोजिशंस विद इन द प्रेपोजिशन आपने लर्न की, आपने अंडरस्टैंड की कि कैसे ये प्रेपोजिशंस हम डबल यूज़ कर जाते हैं, कैसे प्रेपोजिशनल रिलेटिव क्लॉज में प्रेपोजिशन हमें आके डॉज करती है और डबल प्रेपोजिशन हमें नज़र नहीं आती। इसको जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास रहते थे, हमने डबल प्रेपोजिशन के यूज़ तक पढ़ लिया था, इसको डिस्कस भी कर लिया। अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ डबल कंजंक्शन इज़ रॉन्ग। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि इसको कॉम्बिनेशन के टॉपिक में देखेंगे। यूज़ ऑफ डबल कंजंक्शन इज़ रॉन्ग, ये मैं आपको रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, ये मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स दे चुका हूँ। इसकी एग्ज़ाम्पल्स आप लोग, जब हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन डील कर रहे थे तो वहाँ मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे डबल कंजंक्शन लग जाता है और कैसे वो गलत हो जाता है। यहाँ चूँकि मैंने लिखा है, मैंने हेडिंग बनाई है, तो एक एग्ज़ाम्पल बनती है, उसको मैं आपके सामने लिखता हूँ। जैसे अगर मैं सेंटेंस लिख दूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था द वोमन asked the boy whether if he was hungry। सो यहाँ पर वेदर और इफ इनडायरेक्ट स्पीच में अगले सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इन दोनों में से एक लगना चाहिए, इनमें से एक को ड्रॉप्ड होना चाहिए। सो वी कैन यूज़ ईदर वेदर और वी कैन यूज़ इफ। Both are conjunctions, both introduce the next clause, so one of them must be dropped। दोनों subordinate conjunction है, subordinate clause introduce करवाते हैं, दोनों में से एक लगना चाहिए, दोनों conjunctions हैं, double conjunction का यूज़ गलत है। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ने जाएंगे relative pronoun का यूज़। तो ये बहुत ऑब्वियस है, बहुत सिंपल है, इस पे तो मैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाले टॉपिक में आपके सामने इतना एक एम्फेसाइज करके आ गया हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि आपको अब किसी किस्म का भी प्रॉब्लम का सामना होना चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ी देर पहले हम जब वहाँ प्रेपोजिशन डिस्कस कर रहे थे वहाँ डिस्कस किया था। मैं जस्ट एक एग्जांपल आपके सामने रखूँगा जी, आपके सामने। द young man had
a stick which that he twirled jauntily. What kind of mistake do we commit? कौन सी गलती की जी हमने? ये है जी स्टिक के बाद, नाउन के बाद विच, और ये है जी हमारे पास दैट। दोनों के दोनों यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, दोनों के दोनों इस नाउन को एक्सप्लेन कर रहे हैं जी, दोनों के दोनों इस नाउन की कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहे हैं। ऐसा विच और ऐसा दैट ख़ास तौर पे जो इस नाउन को एक्सप्लेन करते हुए आए वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, तो ये डबल यूज़ ऑफ प्रोनाउन गलत होगा। इसमें से हम कम से कम एक को ड्रॉप करेंगे। मोर कॉमन चूँकि विच है, स्टिक हमारे पास इम्पर्सनल नाउन है, अभी मैं थोड़ी देर पहले भी कह रहा था, एक पर्सन का नाम नहीं है, थिंग का नाम है, हम विच यूज़ करेंगे। दैट यूज़ कर सकते थे, मोर कॉमन है, हम विच यूज़ करेंगे, दैट ड्रॉप कर दिया हमने। रिलेटिव, डबल रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़। आते हैं जी डबल डिटर्मिनर के यूज़ पे। तो बच्चों रिकॉल कीजिए, बेटर तो ये है कि आप अपना सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाला टॉपिक उठाइए, उसमें अपने लेक्चर नोट्स को प्लीज़ देखिए। मैंने आपको डिटर्मिनर का यूज़, वहाँ डिटर्मिनर्स बताए थे, 4 टाइप्स के डिटर्मिनर्स बताए थे। आज मैं जस्ट रिकॉल करवाऊँगा आपको। उन 4 टॉपिक्स में बच्चों हमारे पास आर्टिकल था, आर्टिकल्स थे जी, ये हमारा डिटर्मिनर होता है जी। इसमें बच्चों हमारे पास एक डिटर्मिनर हमारे पास पॉजेसिव था जी, इसमें बच्चों एक हमारे पास डिटर्मिनर डेमोन्स्ट्रेटिव था, और बच्चों एक डिटर्मिनर मैंने आपके सामने लिखा था जिसका नाम हमने रखा था क्वांटिफायर। ले जी, ये हमारे पास एक छोटी सी लिस्ट बनी थी डिटर्मिनर्स की। इनकी डिटेल आपको यहाँ बताना इतना ज़रूरी तो नहीं समझता, लेकिन चले उन लोगों के लिए जो हमारे साथ नए हैं वो समझ सकें कि आर्टिकल्स बतौर डिटर्मिनर्स कौन कौन से हैं। आपके पास ए है जी, फिर एन गैन है जी, और फिर आपके पास पंजाबी का लगने वाला दा है जी। पॉजेसिव में जी आपके पास वर्ड माय है, आपके पास वर्ड योर है, आपके पास बेटे वर्ड देर है, आपके पास वर्ड हिज है, और आपके पास वर्ड हर है। डेमोन्स्ट्रेटिव्स में आपके पास बच्चों वर्ड दिस है, आपके पास बच्चों वर्ड दैट है, आपके पास बेटे वर्ड दीज है, और आपके पास वर्ड दोज है। क्वांटिफायर्स को जस्ट आपके सामने लेके आना चाहूँगा, चलें नए बच्चों के लिए। जैसे आपके पास वर्ड ईच है, जैसे आपके पास वर्ड मैनी है, जैसे आपके पास वर्ड फ्यू है, जैसे आपके पास समटाइम्स वर्ड मच है। अब इन डिटर्मिनर्स को आपने खुद ही बोला था, आपने डिफाइन किया था ऐसे वर्ड्स जो अपने बाद नाउन डिमांड करते हैं जी। ऐसे वर्ड्स जिनके बाद नाउन आता है, इन वर्ड्स को आप बच्चों डिटर्मिनर कहते हैं। तो ये हैं जी आपके पास डिटर्मिनर्स। अब हम क्या बोल रहे हैं जी, हम तो रूल ये पढ़ रहे हैं कि द यूज़ ऑफ डबल डिटर्मिनर इज़ रॉन्ग। तो बच्चों इसमें हम ना इसको ग्रुपिंग करेंगे इनकी जी, इन तीनों की। ये फर्स्ट जो 3 हैं बच्चे आपके पास, ये फर्स्ट वाले 3 ये कहलाते हैं ए ग्रुप डिटर्मिनर्स।
माइकल स्वैन इनको ए ग्रुप डिटर्मिनर्स का नाम देगा जी। आप जब ये बोल रहे हैं ना जी यूज ऑफ डबल डिटर्मिनर इज रॉन्ग, एक्चुअली आप ये कहना चाह रहे हैं यूज ऑफ डबल ए ग्रुप डिटर्मिनर इज रॉन्ग। आपने नाउन से पहले इन दोनों को डबल यूज नहीं करना, इन दोनों का डबल यूज करेंगे आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। ही केम by his that wild idea। लेकिन जी अगर आप वाइल्ड को ड्रॉप भी कर दें तो हिज आइडिया या दैट आइडिया। अब यहाँ पे जी हमारे पास एक तो ये डिटर्मिनर है, एक बेटे हमारे पास ये डिटर्मिनर है। हम ज़रा इन दोनों को अगर परखें तो हम देखेंगे कि हिज हमारे पास पजेसिव डिटर्मिनर है, और हम जब इसको देखेंगे तो हम देखेंगे दैट हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है। सो वन ऑफ देम मस्ट बी ड्रॉप्ड। इसमें से हम एक को ज़रूर ड्रॉप करेंगे, एक को ज़रूर हम लीव करेंगे। वी कैन नॉट यूज़ दीज थ्री ए ग्रुप डिटर्मिनर्स इन आर। तो एक डिटर्मिनर को ज़रूर ड्रॉप होना है, दूसरे को आना है, इस तरह से इसकी गलती होगी जी। नेक्स्ट बच्चों, आपको मैंने बोला था यूज़ ऑफ डबल कंडीशनल इज़ रॉन्ग। मैं यहाँ पे आपके सामने 4 स्टेटमेंट्स लिखना चाहूँगा जिनसे आप समझ सकेंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। पहली बात जो आपके सामने हेडिंग लिखी पड़ी है, यूज़ ऑफ डबल कंडीशनल इज़ रॉन्ग। हमने ये बात पढ़ी, कहाँ पढ़ी? चलिए जी, आप लोग अपने उस वीडियो लेक्चर में जहाँ आपने कंडीशनल का यूज़ पढ़ा था। फिर बच्चों आपने पढ़ी, आपको यहाँ ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि यूज़ ऑफ डबल फ्यूचर इज़ रॉन्ग। ये मैं बार बार बोलता रहा। जाइए अपने उस वीडियो लेक्चर में जहाँ हमने फ्यूचर टेंसेस का कॉम्बिनेशन डिस्कस किया था, वहाँ मैंने इस चीज़ को मेंशन किया था। जब यूज़ ऑफ डबल फ्यूचर इज़ रॉन्ग है तो बेटे यूज़ ऑफ डबल विल रॉन्ग है, तो फिर यूज़ ऑफ डबल वुड भी रॉन्ग रहेगा जी। आप इस वुड को भी डबलिंग नहीं कर सकते। सो द फोर्थ एंड द लास्ट वन, हमने combination we studied, we discussed in a video lecture there. In the combination of tenses, especially in the combination of past tenses, we discussed that the use of double past perfect means had plus third form of verb is also wrong. इन तीनों की मैं एग्जांपल्स आपके सामने कोट कराया हुआ हूँ, इन तीनों की एग्जांपल्स में लिख आया हूँ। मैं जस्ट एक या दो मेंशन करना चाहूँगा। एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ आपके सामने जी। इफ़ आई राइट इमेजिन, माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट का सेंटेंस है जी। इमेजिन इफ multiplied by millions, what happens? We have this imagine. Try to recall the conditional sentences, the subordinate conjunctions of a conditional sentences. Conditional conjunctions में I again and again claimed that imagine is one of the conditional conjunctions. If a sentence starts with imagine, this is a conditional conjunction, and then we have if. So use of double conditional is wrong. Here one of them must be dropped. Next sentence I should write.
if he will come he will find me in such a miserable condition. What happens here, girls and boys and dear students? You have two clauses I should not be mentioning now, and in both these clauses you are using a future structure, a future tense. So if we have a conditional subordinate clause, if we have a time clause, we must use future tense in it. So this will is wrong. If he, and now it should not be come, it should be if he comes. This completes the doubling mistakes. As I mentioned earlier, this is one of the most typical topics of English grammar. And now I move towards the next point, redundancy. What is that? Redundancy. In redundancy, the mistake occurs. Actually, this is unnecessary. This is the unnecessary repetition of words. Unnecessary repetition of words is called redundancy. वो वर्ड्स भी रिपीट हो जाते हैं बार बार जिनकी ज़रूरत अब नहीं रहती. लाइक इफ आई राइट एंटर, I shouldn't be writing into. If I write retreat, I should be not be writing back. If I write return, I shouldn't be writing back. If I write the fact, if I write fact, I shouldn't be writing with it reality. If I write biography, I shouldn't be writing life. If I write blue, I shouldn't be writing in color.